डार्विन, एक महान यूनानी दार्शनिक जिसने जैव विकास के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि हमने इसे फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा, हमने इसे जैव विकास का जनक बोला। अगर आपसे कोई पूछे जैव विकास का जनक कौन है तो आप क्या बताएंगे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन वो साइंटिस्ट हैं जिसके समकालीन ऑस्ट्रिया का ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट जो था उसने आनुवंशिकी के प्रैक्टिकल किए थे। चार्ल्स डार्विन वो साइंटिस्ट है जिसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा हो गई थी कि मेंडल किसके आगे एक न चली और मेंडल असफलता का ग्रास बन गया। समझ रहे हो ना? आपने सुना है ना मेंडल अपने जीवन के अंदर एक असफल व्यक्ति था। पता है क्या आपको? मृत्यु के बाद उसको सफलता मिली है, वो भी किन्हीं अन्य लोगों के उसके प्रयोगों को पुनः प्रकाशित करवाने के कारण। अगर बाद वाले जो उसकी मृत्यु 1884 में हो गई थी मेंडल की, लेकिन मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद यानी कि 1900 के अंदर 3 अलग अलग साइंटिस्ट, आपने नाम सुने होंगे, एरिक वॉन शेरमार्क, है ना, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रिज, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट, जब उन्होंने प्रैक्टिकल देखे कि मेंडल ने तो हमसे भी कई गुना अच्छे प्रैक्टिकल कर रखे हैं, और उन्होंने जब इनको दोबारा प्रकाशित करवाया, फिर आज हम मेंडल के बारे में इतना जान पाए। समझ रहे हो ना? और फिर मेंडल को उपाधि मिली कौन सी? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, समझ रहे हो ना? तो जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बाद में कहा गया। उसके जब तक उसका जीवन था तब तक तो मेंडल को किसी ने मतलब ऐसे महसूस ही नहीं किया था कि ये जेनेटिक्स के बारे में इतनी बड़ी बातें बोलेगा आगे जाके, है ना? ये तो बाद का पुण्य प्रताप है, ठीक है ना? उसके प्रयोग, उसके जो प्रैक्टिस जो की हुई थी उसका आगे का रिजल्ट है। लेकिन उस समय किस वैज्ञानिक की तूती बोलती थी, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, तो कौन सा साइंटिस्ट था? चार्ल्स डार्विन। 6 वर्षों तक एक ही जहाज पर यात्रा करना, ठीक है ना? बीगल नाम का एक जहाज था, उस जहाज पर 6 वर्ष तक यात्रा की इसने, 1831 से लेकर 1836 तक। समझ रहे हो ना? 6 वर्ष तक एक जहाज पर यात्रा की। क्यों की? इंडालैंड कॉन्गेडो, प्रशांत महासागर में जाके उसने क्या किया? इवोल्यूशन के बारे में दुनिया को बताया। किसके बारे में? मतलब इवोल्यूशन, जैव विकास के बारे में दुनिया को बड़े रोचक रोचक तथ्य ढूंढ कर लाया, उनकी जानकारी दी। समझ रहे हो ना? और लोग इंतजार में थे कि चार्ल्स डार्विन पता नहीं क्या कहेंगे, चार्ल्स डार्विन पता नहीं क्या कहेंगे, ऐसे इंतजार में थे दुनिया। और जैसे डार्विन वापस आया तो उसने किताब लिख दी। कौन सी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति। ये किताब है उसकी, डार्विन की। इतनी फेमस हुई किताब, इतनी फेमस हुई कि मेंडल के प्रयोग उसके आगे क्या हो गए? धराशायी हो गए। समझ रहे हो ना? और मेंडल के जो प्रैक्टिकल थे वो डार्विन से भी कई गुना ज्यादा प्रभावी प्रैक्टिकल थे, लेकिन उसके आगे चली नहीं ना, इसलिए वो असफल रह गया। बात समझ में आ रही है ना? और एक और साइंटिस्ट था उस समय, ठीक है, अल्फ्रेड रसेल वेलेस। मेरे साथ नाम बोले एक बार, बोले, मैं बोलता हूं एक बार, आप मेरे पीछे बोले, बोले अल्फ्रेड रसेल वेलेस। अल्फ्रेड रसेल वेलेस, यस, थैंक यू। तो जो अल्फ्रेड रसेल वेलेस था वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जो अपने इलाके में रहकर, अपने घर में, अपनी प्रयोगशाला में रहकर कुछ काम कर रहा था, और उसने एक किताब पढ़ी, उसका नाम था जनसंख्या का सिद्धांत। एक बार नाम बोले, जनसंख्या का सिद्धांत। ये किताब लिखी थी माल्थस ने। किसने? माल्थस। इस किताब को रसेल वेलेस ने पढ़ा, और इसी किताब को किसने पढ़ा? चार्ल्स डार्विन ने। इसी किताब को किसने पढ़ा? डार्विन भी इस किताब को पढ़कर अपने जो खुद किताब लिख रहा है उसमें इसका मैटर कॉपी पेस्ट कर रहा है, और रसेल वेलेस भी इसी किताब को पढ़कर प्रेरित हुआ है, और उसने भी वही बातें लिख दी। कौन सी? जो डार्विन ने लिखी। डार्विन उन बातों को लिखकर यह कहता है कि मैं 6 साल तक जब प्रशांत महासागर में गैलीपेगोस नाम का द्वीप था उसमें भी गया, कहता उस द्वीप पर जाकर मैंने पक्षियों को देखा, ये देखा, वो देखा, फिर मैंने किताब लिखी। और रसेल वेलेस क्या कहता है? मैंने घर बैठकर किताब लिख दी। समझ रहे हो मेरी बात? तो दोनों में ऊंच नीच का भाव आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। यस और नो? अरे इतनी रोचक कहानी है, कुछ रोचकता तो प्रदर्शित करें। हाँ, फिर क्या हुआ? जब रसेल वेलेस को पता चला कि डार्विन तो घर आ गए, तो क्यों ना मेरी किताब क्या करवा दूं, इनकी तरफ से प्रमोट करवा दूं। क्या पता डार्विन की अच्छी नजर मेरी किताब पर पड़ जाए और मेरी किताब चल पड़े। मैंने भी सूरतगढ़ में किताब लिखी थी, मैं भी चाहता था कि मेरी किताब पर किसी की नजर पड़ जाए और मेरी किताब चल पड़े। समझ रहे हो ना? तो जब वो डार्विन के पास गया, उसने कहा कि महाराज ये देखो मैंने किताब लिखी है, आप अगर थोड़ा सा कृपा कर दें तो दुनिया को मैं भी नई राह दिखा सकता हूं।
जब डार्विन ने किताब पढ़ी तो उसने पढ़कर हैरान हुआ। किस बात से? उसने कहा जो काम मैं 6 साल बाहर धक्के खा के करके आया हूं, तूने तो घर बैठे कर दिया। और यही किताब मैंने लिखी है, जो तू लिख रहा है सेम मेरी किताब है। ये बात तो बनी नहीं भाई, तूने कहां से चोरी की इस किताब को? समझ रहे हो ना? रसेल वेलेस की अनबन होगी। बात समझ आ रही है? रसेल वेलेस में अनबन होगी और इसमें डार्विन में। डार्विन को लगा कि यार ये तो झटका है मेरे लिए, क्योंकि मैं फिर क्यों धक्के खाते हुए घूम रहा था इधर उधर। जब कुछ लोग बिना कुछ किए ऐसा कुछ कर सकते तो मैं यूं ही धक्के खाता। फिर दोनों में जब झगड़ा हुआ एक प्रकार से, तो दोनों साइंटिस्टों ने एक दूसरे की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। डार्विन ने कहा रसेल वेलेस तो कुछ नहीं है, ये वो। अब दोनों में जब विवाद बढ़ता गया तो वहां पर एक सोसाइटी थी जिसका नाम था लीनियन सोसाइटी। मेरे साथ बोले, फिर से बोले। लीनियन सोसाइटी में एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था बेंथम हुकर। बेंथम हुकर। हुकर ने बुलाया कि दोनों आ जाओ मेरे पास। झगड़ा किस बात का है? आखिर लड़ाई किस बात की है? तो डार्विन ने कहा देखो मैंने किताब लिखी है, प्रशांत महासागर, गैलोपेगस द्वीप, फिंच पक्षी, चोंच वोंच देखकर मैंने किताब लिखी है। ये घर बैठे ये किताब लिख रहा है, हो ना हो इसने मेरी किताब की चोरी की है, नकल की है इसने। बात समझ आ रही है? तो रसेल वेलेस ने बोला साहब मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि आप ये इस किताब पर काम कर रहे हैं। मैंने तो मेरी तरफ से लिखा और मैं तो आपसे कृपा पाना चाह रहा था कि मेरे लेख के ऊपर आप अपनी दृष्टि डालें, उल्टा आप तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। समझ रहे हो ना? फिर दोनों के अंदर हुकर ने क्या करवाया? समझौता करवाया, माने राजी को करवाया। समझ रहे हो ना? और जैसे ही समझौता हुआ दोनों के बीच में, तो बेंथम हुकर ने बोला कि आज के बाद जब भी जैव विकास की बात होगी, प्राकृतिक वर्ण की बात होगी, तो दोनों साइंटिस्टों का नाम बड़े सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। समझ रहे हो ना? डार्विन का नाम ऊपर लिखा जाएगा तो रसेल वेलेस का नाम भी बराबर लिखा जाएगा। चिंता नहीं करनी है, दोनों का काम एक जैसा है तो दोनों का नाम लिखने में क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं, मुझे बताएं आपने डार्विन का नाम ज्यादा सुना है या रसेल वेलेस का? रसेल वेलेस के साथ नाइंसाफी आज भी हुई है। सही या गलत बताइए? आज भी अपने अल्फ्रेड रसेल वेलेस का नाम नहीं सुनते, डार्विन का नाम उतना ही ज्यादा सुनते। लेकिन टक्कर देने वाला आदमी था ना। तो वर्तमान में कुछ अच्छी किताबें और भी छपी हैं, उन किताबों में रसेल वेलेस को एक स्पेशल बॉक्स बनाकर, ठीक है ना, वो आता है ना विशेष बिंदु महत्वपूर्ण तथ्य, उनमें रसेल वेलेस को जगह दी गई है। और तब जाके हम लोग रसेल वेलेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। समझ रहे हो ना? अन्यथा चार्ल्स डार्विन सबको जो है ना, मतलब क्या कह सकता हूं मैं, निगल चुका था। सही है ना? तो ऐसा ही मतलब मैंने भी किताब लिखी, तो मेरी किताब तो अभी तक भी नहीं चली है, क्योंकि मैं भी इसका प्रमोशन कम करता हूं। मैं भी सोचता हूं कि चलो जिसको आवश्यक होगी वो अपने आप उस बुक को खरीद लेगा, पढ़ लेगा। लेकिन ऐसा है कि कुछ किताबें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखी बहुत अच्छी तरह से जाती है, लेकिन उनको समझने वाले जब पाठक नहीं मिलते, समझ रहे हो ना, तो उन किताबों को समझने वाले जब पाठक नहीं मिलते हैं तो उन किताबों की गुणवत्ता पर सवाल उठा दिया जाता है। वास्तविकता ये होती है कि उन किताबों के बारे में बहुत अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन समझदार पाठकों के अभाव की वजह से वो किताबें गर्दिश का शिकार हो जाती है। सही है कि नहीं बताओ? और गर्द में जब कोई चीज जम जाती है तो आने वाले पता नहीं कितने वर्ष बाद वो वापस प्रकट होती है, तब तक समय बदल चुका होता है। हाँ ना? बताओ। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं।